हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेस में। बच्चों आज का ये पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि जो लैब असिस्टेंट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं और 9 मई 10 मई का उनका पेपर होने वाला है, तो बायोलॉजी का इम्पोर्टेंस कितना है और बायोलॉजी को कैसे हम कवर कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ बहुत ब्रिलियंट टीचर बैठे हैं, महेश सैनी सर। उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, बहुत सारे सवाल पूछेंगे जो आपके मन में चल रहे हैं। महेश सर, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। स्वागत है जी सर, थैंक यू। सर यहाँ पे बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं। मतलब जैसे अभी जब से अपन ने लैब असिस्टेंट का बैच भी चालू किया है ना, हाँ। तो जो लैब वाले बच्चे हैं अधिकतर कनेक्ट हुए मेरे साथ में, तो अब मैं उनके डेली क्वेश्चन देखता रहता हूँ। तो सबसे पहला जो सवाल है, जो बच्चों का कॉमन सवाल है, वो ये है कि सर लैब असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट कौन कौन सी हैं जिनसे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अजय सर, बात ऐसी है कि बात कर रहे हैं लैब असिस्टेंट की अपन, और लैब असिस्टेंट में जितना मैंने जो प्रीवियस ईयर के अपने पेपर से जिनका एनालिसिस किया है, तो मुझे उसमें लगा है कि जो अपनी मेन जैसे अपन बच्चों के लिए बात करें तो मेन जैसे यूनिट्स की अपन बात करें, जैसे अपना फर्स्ट ऑफ ऑल तो 11th की उठा लो आप, ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी जो यूनिट्स है ना सर, रियली में अगर कोई बच्चा एक बार ध्यान से पढ़ेगा ना, वैसे तो है ना बच्चों को लगती है कि यार ये टफ है, बट अगर एक बार उसने ध्यान से पढ़ लिया ना, बहुत इजी यूनिट है। और इस यूनिट में से लगभग आप हर पेपर में उठा के देखोगे ना, 2-3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आराम से। और ये एक तो चैप्टर हो गया। एक हो गया ये। दूसरा अपना जेनेटिक्स उठा लो आप। अच्छा। जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट यूनिट है, मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ। और जेनेटिक्स में आप देखोगे ना, हर जो पेपर है उसमें से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो पूछे गए जेनेटिक्स में से। जेनेटिक्स में से। अदर जो यूनिट की बात करें, जैसे अपना प्लांट्स में मॉर्फोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं। मतलब ओवरऑल मैं बात करूँ ना, जो अपनी सिंपल्स यूनिट्स है, जैसे क्लासिफिकेशंस में भी आए हैं क्वेश्चन अपने। और जो इको वगैरह है, इनमें से पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्वेश्चंस की। तो मेन जो अपनी जैसे कि 11th में अपना फिजियोलॉजी हो गया, सेल वाली दोनों यूनिट्स हो गई, बायोमोलिक्यूल हो गया, और प्लांट्स की मॉर्फो एनाटॉमी हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया अपना 12th में, बायोटेक हो गया। तो ये जो अपनी यूनिट्स है ना, ये मेन है, और इवोल्यूशन इसमें इंक्लूड कर लो। इसमें सर मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि आपने भी देखा होगा कि जो लैब असिस्टेंट का बैच है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी को लेकर बच्चे अक्सर कंसर्न में रहते हैं कि यार किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि देखो जिनके पास 12th में बायोलॉजी थी उनकी तो फिर भी क्या स्ट्रोंग रहती है। बट मान के चलो जो बच्चा पहली बार बायोलॉजी पढ़ रहा है तो उसके लिए क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है इसके अंदर। सर देखो, मैं ये मानता हूँ, जैसे अगर अपन बात करके चले अभी कि भाई 9 और 10 को अपना पेपर है, मई को, और 9-10 मई को पेपर है, और आज से अगर अपन टाइम डेट देखें तो लगभग ऑलमोस्ट 40 दिन का टाइम है बच्चों के पास। जितना मैं मानता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा सिर्फ और सिर्फ बायो की मैं बात करूँ, कि बायो को और वो ढंग से और एक सिस्टमेटिक वे से अगर पढ़े ना, तो वो 40 दिन में अपने बायो के पेपर में से मैं ये मानता हूँ 90% वो मार्क्स एक्वायर कर सकता है। इस पे भी बात करेंगे सर कि मार्क्स कैसे आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस और हैं यहाँ पर बच्चों के। सर बायोलॉजी में बहुत सारे साइंटिफिक नेम्स होते हैं, क्या हमें सभी को याद करना चाहिए, कुछ इम्पोर्टेंट नाम्स को ही याद करना चाहिए? सर देखो, जितना मैंने एनालिसिस किया है ना पेपर में, 6 पेपर में जितना मैंने ये एनालिसिस किया है, तो उसमें मुझे बहुत कम रेयरेस्ट चांसेस दिखे हैं जैसे साइंटिफिक नेम पूछे। अच्छा। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि आप साइंटिफिक नेम छोड़ो, साइंटिफिक नेम पे ध्यान देना ही नहीं है। क्योंकि मान के चलो पूरी बायो में से 1 या 2 साइंटिफिक नेम पूछेगा वो। जितना टाइम आप उन साइंटिफिक नेमों को याद करने में, रटने में लगाओगे ना, उससे बेटर है कि आप उस यूनिट को उठाओ जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। जैसा कि अभी आपने पहले बताया था कि जैसा भाई। कि मैंने अभी यूनिट्स आप लोगों को डिस्कस की थी। क्योंकि सर मेरा मानना पता क्या है, कि अगर अपन 2 क्वेश्चंस के लिए एक दिन में 2 घंटा भी वेस्ट कर रहे हैं ना, तो बेटर है उनको अपनी 3 यूनिट्स पे लगाओ, जहाँ से अपन 6 से 7 क्वेश्चंस कर मतलब कुल सकते हैं। मिला के सर अपन को स्मार्ट स्टडी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। सर देखो, एक मैं एग्जांपल यहाँ देता हूँ। कोई भी देश मान लो,
वो बिना एक स्ट्रेटेजी के बिना किसी दूसरे देश पे अटैक नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी के अगर वो अटैक करेगा ना, वो तुरंत मौके बल गिरेगा। तो अब जो ये 40 दिन का टाइम है ना, वो है पूरा एक स्ट्रेटेजिकल टाइम। मतलब इसमें अपन को स्मार्ट स्टडी के साथ अपनी पूरी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है कि हाँ, मैं इस तरह से इस चीज़ को पढ़ूंगा तो मैं अपने सिलेबस को कितने दिन में कवर कर पाऊंगा, और सिलेबस के साथ साथ मुझे अब कौन कौन सी यूनिट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, और क्या मुझे सिस्टमेटिक वे यूज करना है कि मैं यूनिट्स के साथ साथ, मतलब थ्योरी के साथ साथ, मेरे PYQs MCQs में सोल्व कर सकूं। सर ये देखो जो आपने बात की है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जो बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं ना, उनका सबसे बड़ा एक ड्रॉप पॉइंट ये होता है कि वो ना तो अपना कोई प्रॉपर टाइम टेबल बनाते हैं, ना ही वो अपनी कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि भाई हमारे पास अगर बायोलॉजी में इतने सारे टॉपिक है, सिलेबस बता रखा है जो एग्ज़ाम में आने वाला है, बट उनको लेकर ना बच्चे अपनी रणनीति बनाते ही नहीं हैं। सर देखो, मुझे मेरे 8 साल के प्रोफेशनल करियर की अगर मैं बात करूं, तो 8 साल के प्रोफेशनल करियर में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखी है कि बंदा वही सेलेक्ट होके जाता है, ठीक है, जो अपनी स्ट्रेटेजी खुद बना के चलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सेकंड क्या है कि वो अपनी स्टडी को, या स्ट्रेटेजी जो अपनी है उसको, वो उस तरह से रूल करके चले कि हाँ भाई, आज मुझे इतना कवर करना है तो करना है, चाहे आंधी आए, बारिश आए, कुछ भी हो, बट मुझे करना है। क्योंकि मैंने दो ही चीज़ देखी है सर, कि आदमी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अगर दो चीज़ पैरेलल कंटिन्यू रखता है ना, तो सर आप, मैं तो किसी भी एग्जाम की बात करता हूँ, इवन आप अपना लैब असिस्टेंट की अपन यहाँ बात कर रहे हैं, इवन मैं तो ये कहता हूँ UPSC तक का वो एग्ज़ाम विद इन 1 ईयर अगर वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से चलता है तो वो फाइट कर सकता है। बिल्कुल सर, कंसिस्टेंसी द बेस्ट वेपन। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं सर इसी सिलसिले में, जैसे अपन साइंटिफिक नेम की बात हुई, अब जैसे ही बायोलॉजी का नाम आता है, यहाँ पे बच्चों के दिमाग में डायग्राम्स को लेकर काफ़ी चीज़ आती है कि सर डायग्राम्स बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं क्या, क्या डायग्राम हमें कौन कौन से याद करने चाहिए? सर देखो, एग्जाम में अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की अपन बात करें तो डायग्राम आते हैं, और सेकंड ऑफ ऑल मैं बात करूं, ये पूरा डिपेंड करता है जिसने पेपर बनाया है, उसके माइंड पे डिपेंड करता है। उसके माइंड में हो गया ना कि मुझे ये डायग्राम डालना है तो डालना है। लेकिन फिर भी मैं, जैसे कि अगर मोस्ट ऑफ बात करूं तो अपना फिजियोलॉजी हो गया, उसमें से जैसे डाइजेशन में से पूछ लेता है सर, सर्कुलेशन में से पूछ लेता है। इवन आप लोगों ने कई एग्ज़ाम्स ऐसे भी देखे होंगे जिसमें नर्वस सिस्टम से तंत्रिका का डायग्राम दिया गया है, न्यूरॉन का डायग्राम देके पूछा गया है। तो फिजियोलॉजी अपना हो गया, उधर प्लांट्स में अपनी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी हो गया। वहाँ से प्लांट्स में अपन रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्लावर का डायग्राम कॉमन डायग्राम होता है, जहाँ से मतलब मोस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये उठा के डाल सकता है। रिप्रोडक्शन में सर वो पूछ सकता है, इवोल्यूशन में पूछ सकता है सर। तो मैं ये कहता हूँ कि सर बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी डायग्राम्स जो आपको अपनी इम्पोर्टेंट यूनिट्स में है, उनको सर रटना नहीं है, रटना नहीं है। आप एक रूल बना लो कि भाई मैं इस यूनिट को 3 दिन में कर रहा हूँ, और इस यूनिट में इतने डायग्राम है मेरे पास। आप रफली ड्रॉ करके और उसको लेबल करना शुरू कर दो। एक दिन देख के आप लेबल शुरू करो, उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट टाइम से बिना देखे उसको लेबल करना शुरू करो। तीसरे दिन सर आप खुद करोगे ना, तो आप उस डायग्राम के 90% जो पार्ट्स है वो एक्यूरेट लेबल कर लोगे। और वो डायग्राम मैं ये कहता हूँ कि जितने बच्चे थ्योरी पढ़ेंगे ना, जितने बच्चे, उससे बेटर उस डायग्राम से याद रख सकते हैं। क्योंकि सर डायग्राम एक ऐसी वेपन होती है कि अगर आप एक डायग्राम अच्छे से कर लेते हो ना, तो उस डायग्राम से रिलेटेड पूरा टॉपिक याद हो जाता है आपको। ये बात तो सही है सर आप, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर मैंने चीज़ देखी है कि बच्चे अधिकतर डरते हैं सर थ्योरी से। बच्चे कहते हैं कि सर थ्योरी हमारे पास ज़्यादा है, क्योंकि देखो बच्चे ने BSc भी करी है, बच्चे ने 12th में पढ़ के आया है, तो वो फोकस करते हैं। और आपको पता है 95% जो भी टीचर्स बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं आज के टाइम पे, वो अधिकतर ये करते हैं थ्योरी वगैरह बच्चों को ज़्यादा करवाते हैं। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड या डायग्राम बेस्ड बहुत कम टीचर ऐसे हैं जो चीज़ों को, जैसा अभी आपने बात करी कि सर मैं डायग्राम से ही मोस्टली चीज़ों को काम करता हूँ, बिना डायग्राम की मैं बात ही नहीं करता। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की, डायग्राम से समझना बहुत ज़रूरी है। सर देखो, मैं बात यहाँ करूँ थ्योरी की,
मैं ये मानता हूँ अगर बच्चा, ठीक है, थ्योरी को रटने की बजाय अगर समझ के चले तो वो लॉन्ग टाइम तक उसे याद रहती है। और सर मैं तो ये मानता हूँ कि चलो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये ऐसी सब्जेक्ट है जिसको अपन इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। भाई केमिस्ट्री में अपन मानो ग्लूकोज है, उसके टूटने की रिएक्शन को इमेजिन नहीं कर सकते। बट अपन यहाँ पर बायो में अपन को एक प्लस पॉइंट ये है, मानो अपन ने फिजियोलॉजी अपना पूरा उठाया, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम डाइजेशन से ही पढ़ रहे हैं, तो हम डाइजेशन में जितने भी ऑर्गन्स इंक्लूड है ना, सबको इमेजिन कर सकते हैं हमारे खुद के बेस पे लगे। टीथ पढ़ रहा है तो हमको अच्छे से पता है, खुद काउंट कर लेते कई बार बैठे बैठे सर अपन कि 32 टीथ होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है कि आप आपकी जो सब्जेक्ट है ना उसको खुद से रिविलेंट करके चलो। जब आप पढ़ रहे हो, कोई लाइन लिखी है, कोई टॉपिक लिखा है, तो उसको एज्यूम करो कि हाँ मेरे अंदर ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं। तो वो आप एक बार उसको पढ़ोगे ना अगर ध्यान से, तो आप उसको, मैं ये कहता हूँ, महीने भर नहीं भूलोगे। और अगर आप रिवीजन कर लेते हो उसका, तो वो फिर 10 टाइम इंक्रीज हो जाता है। कन्फर्म हो जाएगा मामला फिर वो। सर मैं एक स्ट्रेटेजी बताऊं बच्चों को। बच्चे क्या करते हैं सर, स्टार्टिंग से फर्स्ट यूनिट से उठाते हैं और उनकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि हम एक बार पूरा सिलेबस निकालेंगे। फर्स्ट यूनिट किया, सेकंड किया, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते जाते हैं। लेकिन जब वो जैसे ही फोर्थ यूनिट पे पहुंचते हैं ना, फर्स्ट यूनिट क्लियर हो जाती है उनकी, भूल जाते हैं पीछे से ही। भूल जाते हैं। उसके लिए सबसे सर बढ़िया तरीका ये है, अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको आप इस तरह से बनाओ कि भाई मैं सेकंड यूनिट पे आ गया, लेकिन मुझे पीछा फर्स्ट यूनिट का भी नहीं छोड़ना है। वो भी मुझे करना है। घंटा भर दो उसको। और जैसे ये सर बच्चे अपन नहीं कई करते। बार क्या होते हैं कि न्यूज़पेपर लेके बैठ जाते हैं, पढ़ कुछ नहीं रहे, लेकिन हम वो डायग्राम देखते हैं, उसको आप देखते रहो, थ्योरी को ऐसे कहानी की तरह पढ़ दो उसको सर। तो वो क्या, आपका रिवीजन है ना, वो रिपीटिशन में चलता रहता है। और उससे भी ज़्यादा जो गलती है ना वो बच्चा ये करता है कि सिर्फ वो थ्योरी पे है ना कंसंट्रेशन करके चलता है। थ्योरी पढ़ी, फर्स्ट चैप्टर की निकल गया, सेकंड की पढ़ी निकल गया। इवन मैं ये कहता हूँ आप थ्योरी के साथ एमसीक्यूज लगाओ। सर जितना एमसीक्यूज लगाओगे ना, मैं तो ये कहता हूँ एक टाइम ऐसा आएगा सर आप थ्योरी को उठाओगे नहीं, सिर्फ एमसीक्यूज से चलोगे कि हाँ ये मेरा टॉपिक क्लियर हो गया। क्योंकि सर एक टॉपिक है ना अपना, मैक्सिमम अपन मान के चलते हैं एक टॉपिक में से अगर अपन सारे सोर्स भी उठा के देख लेते हैं ना, तो एक टॉपिक या एक चैप्टर में से 250-300 क्वेश्चन बनेंगे। और सर वही 250-300 क्वेश्चन अगर आप 5 बार सोल्व कर लेते हो ना, तो छठवीं बार तो सर जैसे ही क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन पढ़ा आंसर निकलेगा आपके माइंड तुरंत से। निकलेगा आंसर। और सर ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक ब्रह्मास्त्र है किसी भी टॉपिक को क्लियर करने का। थ्योरी पढ़ो और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हो उसको मल्टीपल टाइम लगाओ, आपका टॉपिक ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा और आप भूलोगे नहीं सर। क्योंकि जो बच्चा होता है ना किसी भी कंपटीशन का, मान लो सर, बच्चा वही निकलता है जो थ्योरी के साथ एमसीक्यूज लेकर चलता है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि आपने सर देखा होगा कि काफ़ी बड़ी अपनी एग्जाम्स ऐसे होती हैं, जैसे कि यूपीएससी मान लो, तो यूपीएससी में भी कोई भी बच्चा है वो अपने सब्जेक्टिव पार्ट्स के लिए है ना मार्केट से खाली कॉपी लेके आता है यूपीएससी का परफॉर्मा, और सर वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखता है। वो एक बार देख के लिखेगा, फिर बिना देखे लिखेगा, कहाँ गलती हो रही है उसको एनालिसिस करेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जितने भी अपने टॉपिक्स हैं थ्योरी अच्छे से पढ़ो और एमसीक्यूज लगाओ। अब यहाँ पे सर देखो टाइम कम है ना, जैसे मान के चलो अपन ने सारी बातें करी, डायग्राम्स बताए, अपन ने टाइम टेबल की भी बात करी, बट बच्चों के माइंड में एक ही बात है कि सर हमारे पास है थोड़ा टाइम कम। तो अगर मैं इस कम टाइम के अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें अपन को लेवल्स कैसा देखने को मिलेगा, मॉडरेट मिलेगा, टफ मिलेगा, या पेपर जो है ना वो हमें किस टाइप का देखने को मिलेगा अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो? सर देखो प्रीवियस ईयर के अगर पेपर्स के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो पेपर जहाँ तक मैं एनालिसिस करता हूँ तो अपन को मॉडरेट और टफ के बीच वाला जो मैटर है ना वो मिलेगा। क्योंकि सर जितना मैंने देखा है या जितने मैंने पेपर्स भी बनाए हैं, तो कोई भी जो टीचर है, कोई भी जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन डाल रहा है, वो तीनों टाइप के क्वेश्चन उसमें डालता है।
कुछ क्वेश्चन इजी भी डालता है, कुछ मॉडरेट भी डालता है, कुछ ऐसे टफ भी डालता है कि जो टॉपर से भी ना हिल पाए। क्योंकि सर वो जो टफ क्वेश्चंस है ना, वो उस पेपर का लेवल डिसाइड करते हैं। पर यार सर एक बात तो है, लैब असिस्टेंट का पेपर है तो इतना मॉडरेट लेवल टफ लेवल तो नहीं आना चाहिए सर मैं कह रहा हूँ ना, इतना टफ नहीं आएगा, लेकिन मॉडरेट और टफ के बीच का आएगा। उसका रीज़न सर ये है, बिकॉज ऑफ ऑल इजी क्वेश्चंस अगर वो उठा के दे देगा ना, तो बायो वाला तो फिर उसमें टॉप कर जाएगा। ये चीज़ तो है। क्योंकि उसको सर पूरा ओवरऑल देखने के चलना पड़ेगा कि बायो वाला भी बैठा है इसमें, फिजिक्स वाला भी बैठा है, केमिस्ट्री वाला भी बैठा है, मैथ वाला भी बैठा है। तो उसको इस बेस पे देखना पड़ेगा कि भाई मैं बिल्कुल इजी भी डालूंगा तो इनको तो चलो ठीक है कि केमिस्ट्री और ये अपना मैथ वाले हैं, इनको थोड़ी सुटेबिलिटी हो जाए, लेकिन उसमें तो इजी में तो बायो वाला तो फिर फुल मार्क्स ले आएगा ना, तो कट ऑफ तो सर डिस्टर्बेंस होगी ना। तो उसको क्या है, चारों जो अपनी सब्जेक्ट है ना, उनको ध्यान में रखते हुए उसको पेपर को वो करना पड़ता है सर। अब सर एक और सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि सर हमारे पास में एनसीईआरटी का कंटेंट है, नीट का कंटेंट हमारे पास में है, पीवाईक्यू कंटेंट हमारे पास में है, तो अब एग्ज़ाम टाइम पर मान लो कि हमने थोड़ा बहुत पहले पढ़ भी रखा है, बट मान के चलो अब हमारे पास 40 दिन है, हमारे पास पीवाईक्यू है, हमारे पास में नीट का कंटेंट है, हमारे पास एनसीईआरटी है। हमें पढ़ने का सीक्वेंस क्या रखना चाहिए कि जिससे कि मेरी तैयारी भी होती रहे और चलो मैं पूरे सिलेबस को कवर नहीं भी कर पाया तो भी मैं एग्ज़ाम फाइट कर सकूं? सर देखो, जैसे कि अभी आपने बात करी कि बच्चों ने पहले भी कुछ पढ़ रखा है और उनके पास एनसीईआरटी भी है, डिफरेंट नोट्स भी हैं, पीवाईक्यूज भी हैं। तो सर मैं एक स्ट्रेटजी अगर अपने बेस पे बताऊं, तो अभी सर क्या है कि नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं है ये 40 दिन में। ठीक है। इन 40 दिन में आप सर नोट्स पढ़ के और आप पूरा सिलेबस, क्या मैं तो ये कहता हूँ कि अगर नोट्स और एमसीक्यूज भी आप करते हो ना, तो भी अपनी जितनी इम्पोर्टेंट्स जो यूनिट्स है ना, उनको पूरी तरह कवर नहीं कर पाओगे। सबसे बेटर सर उसका सॉल्यूशन एक है, लास्ट के 40 डेज में आप एनसीईआरटी उठाओ। एनसीईआरटी? हाँ, और एनसीईआरटी उठा के सर आप एनसीईआरटी की लाइन को, वो कहते हैं ना सर, उंगली रख के, पेन रख के, पेंसिल रख के, वो डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, लाइन क्या कह रही है उसके अकॉर्डिंग समझते हुए पढ़ते जाओ। और फिर आप एमसीक्यूज लगाओ। जब आप सर पहली बार एनसीईआरटी पढ़ोगे ना और उसके एमसीक्यूज लगाओगे आप, तो सर 40% तो आप इजीली कर लोगे। लेकिन वही यूनिट्स आप सेकंड बार पढ़ोगे ना, तो आपके एमसीक्यूज की जो सॉल्यूशन की रेट है वो भी बढ़ेगी और एनसीईआरटी भी एक डिफरेंट वे से समझ में आएगी कि हाँ अच्छा, ये लाइन मैंने पहले ये पढ़ी थी, अब ये भी कह रही है। तो सर क्या है कि एनसीईआरटी जो है ना, अपने आप में वो अगर बच्चा ध्यान से पढ़े तो वो एक ब्रह्मास्त्र है सर। अगर बच्चा उसको ढंग से और समझ के हर एक लाइन को पढ़े ना सर, तो वो बच्चे को नोट्स की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़े सर। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ करता हूँ सर, कि जो बच्चे होते हैं ना, जो एक्चुअल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो आज भी एक तरीका अपनाते हैं। भले उन्होंने पहले नोट्स से पढ़ा हो, एनसीईआरटी से पढ़ा हो, वो एक तरीका अपनाते हैं अपना कि जब भी वो रिवीजन करेंगे तो अपने शॉर्ट नोट्स रेडी करेंगे। लेकिन सर यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ मैं, मोस्ट ऑफ 90% बच्चों को कोई भी शॉर्ट नोट्स रेडी नहीं करता। बच्चे बनाते ही नहीं है शॉर्ट नोट्स, बनाते नहीं है। इसके लिए सर हम लोगों ने जो लैब असिस्टेंट का रिवीजन बैच जो हमने स्टार्ट किया है, उसमें मैंने बच्चों को पूरी जो चैप्टर की जो समरी है वो शॉर्ट नोट्स में इस तरह से रेडी करके दी है कि वो चैप्टर के शॉर्ट नोट्स पढ़ेगा, एमसीक्यूज लगाएगा। मेरी गारंटी है सर, एनसीईआरटी से बाहर उन शॉर्ट नोट्स में से कोई क्वेश्चन निकल जाए तो। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर कोई बच्चा मात्र 40 दिन में लास्ट टाइम से तैयारी कर रहा है और वो अपने रिवीजन बैच जो लैब असिस्टेंट का अपन ने स्टार्ट कर रखा है, अगर वो ले लेता है और उसको एक बार दो बार रिवाइज कर लेता है आपके शॉर्ट नोट्स को, तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे बायोलॉजी नहीं के? जाएंगे सर, श्योर। ये आप 100% बोल रहे हो कि 100% श्योर बोल रहा हूँ सर मैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सर जो मैंने शॉर्ट नोट्स रेडी किए ना, एक बार कोई भी बच्चा अगर अपनी एनसीईआरटी को उठा के देखेगा ना, तो उसकी एनसीईआरटी के हर एक मेजर से लेकर माइनर जो टॉपिक है
उसका पूरा सारा शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड है। तो सर देखो, यहाँ पे जितने भी बच्चों के सवाल थे वो मैंने सारे कवर कर लिए हैं, और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं, हमने कवर किए। आपके मन में अगर कोई डाउट चल रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, महेश सर उनका जवाब देंगे प्रॉपर तरीके से, कोई इशू नहीं है। बट लास्ट आखिरी मैं सर से ये पूछ रहा हूँ, सर कुछ लास्ट टिप्स आखिरी इस पॉडकास्ट की लाइनों के अंदर अगर आप देना चाहो, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट बच्चे के लिए। सर देखो, मैं पोड के आखिरी में सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बच्चों को बताना चाहूँगा। सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना। एनसीईआरटी को आप ऐसे कहते हैं ना कि ठीक है, अपन को जस्ट जैसे कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, और नॉवल सर अपन बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हैं, कोई भी स्टोरी होती है उस तरह से ध्यान से पढ़ो। और आपके पास जो भी कंटेंट है एमसीक्यूज़ का, उस कंटेंट में से ये जो 40 दिन है, उन 40 दिन में आप जितने भी यूनिट्स पढ़ रहे हो, उन यूनिट्स के जो एमसीक्यूज़ है उनको मिनिमम आप 3 बार क्या कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। क्योंकि सर मैंने अपने टीचिंग के जो पूरे लाइन है, या मेरे दोस्त हैं, या अपनी जो टीचिंग लाइफ है, इसमें मैंने सर एक चीज़ देखी है कि जितने भी बच्चे जो सेलेक्ट हुए ना, उन्होंने उनके पास जो भी कंटेंट था सिर्फ उसी को मल्टीपल टाइम्स क्या किया है, सोल्व किया है, बार बार रिवाइज किया है। बार बार उसी उन एमसीक्यूज़ को सोल्व करते रहो। जैसे सर मैंने पॉडकास्ट में पहले बताया कि एक यूनिट्स में से, एक चैप्टर में से अपन मैक्सिमम खींच के, एग्जामिनर हो कोई भी हो, मैक्सिमम 500 क्वेश्चन बना सकता है सर। 500 क्वेश्चन तो तब बनते हैं जब हर एक लाइन से क्वेश्चन बना लेगा वो। और वही 500 क्वेश्चन अगर अपन 5 बार भी सॉल्व कर देते हैं ना, तो सर वो जो छठी बार जैसे ही अपन वो 500 क्वेश्चन उठाते हैं ना, तो धड़ाक से आंसर निकलता है। और ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये अपन को हेल्प करती है 2 चीज़ में सर। एक तो कंसेप्ट तो अपना बिल्डअप कर ही रही है, कंसेप्ट के साथ साथ ये अपना टाइम मैनेजमेंट करती है एग्जाम में, कि स्पीड बढ़ा देगी आपका। सर अज्यूम करो ना, एक तो बच्चा पूरे क्वेश्चन को पढ़ रहा है, चारों ऑप्शन को पढ़ रहा है, फिर अपना माइंड लगा रहा है कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे पढ़ा था, और एक आपने वो क्वेश्चन सोल्व किए 5 बार, तो आपको अच्छे से पता है कि इसमें ये कंसेप्ट था और इसका ये आंसर है, तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर लगाओगे। जहाँ वो बच्चा 30 सेकंड एक या 40 सेकंड एक क्वेश्चन को सोल्व करने में ले रहा है, 5 सेकंड में कर दोगे सर। और इसी टाइम मैनेजमेंट का जो फ़ायदा है वो फिर आप उठा सकते हो केमिस्ट्री और फिजिक्स में, जहाँ आपको डेरिवेशन मिलते हैं, वहाँ आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, आज पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारी बातें हुई। उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट आपको काफ़ी शानदार लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट अपन फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी लेके आने वाले हैं, तो कमेंट सेक्शन में आपका प्यार ज़रूर दिखना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया। और जो लास्ट टाइम पे पढ़ रहे, अपना रिवीजन बैच भी चेकआउट कर सकते हो बीएससी प्रो क्लासेज एप्लीकेशन पर। अपने महेश सर के द्वारा बनाए गए शॉर्ट नोट्स एंड क्लासेज आपको देखने को मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट बच्चों।